हम लोग की मुख्य अतिथि डॉक्टर श्रीमती राजू सिंह जी, हमारे प्रबंधन के सचिव और पूर्व प्राचार्य मेजर डॉक्टर शिव प्रताप सिंह जी, महाविद्यालय के और प्यारे बच्चों, रसायन विज्ञान परिषद परिषदीय कार्यक्रमों के अंतर्गत एक लड़ी कार्यक्रमों की चला रहा है और इसमें कल हम लोगों ने एक बड़ा सफल कार्यक्रम किया था, जिसमें स्टेट लेवल ऑनलाइन क्विज कंपटीशन था, जिसमें 395 बच्चों ने हिस्सा लिया और प्रदेश के 21 महाविद्यालयों के बच्चे उसमें हिस्सा लिए और साथ ही साथ जयपुर के भी 2 बच्चों ने हिस्सा लिया। लेकिन साथ ही साथ हमें खुशी ये हुई कि प्रथम स्थान पर सभी कैटेगरी में BSc 1, 2 और 3 में हमारे किसान पीजी कॉलेज बहराइच के बच्चे शामिल हैं। हम लोग विभिन्न कड़ी के अंदर शहर के प्रतिष्ठित लोगों को बुलवाकर कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी कड़ी में एक कार्यक्रम आज भी है। तो सबसे पहले स्वागत के क्रम में हम अपने सचिव प्रबंध समिति मेजर डॉक्टर SP सिंह जी से अनुरोध करेंगे कि वो पुष्पगुच्छ देकर आदरणीय डॉक्टर साहब का स्वागत करें। इधर आओ ना, शिवेंता। दीक्षित जी थोड़ा जल्दी करिए, मैडम बोल दीजिए। कौन सा वीडियो तो बनता है, एक तो कभी हो। इसी स्वागत के क्रम में हम लड़कियों की तरफ से डॉक्टर स्मृति वर्मा तुम्हारी आकांक्षा रस्तोगी से अनुरोध करेंगे कि वो पुष्पगुच्छ देकर मैडम का स्वागत करेंगे। दे फोटो खींचो। हमारे महाविद्यालय में NCC और स्पोर्ट्स को शिखर में पहुंचाने वाले और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत उपाध्यक्ष पंकज सिंह जी से अनुरोध है कि वो पुष्पगुच्छ देकर मैडम का स्वागत करें। रसायन विज्ञान विभाग की तरफ से श्री मनोज कुमार जी से अनुरोध है कि पुष्पगुच्छ देकर मैडम का स्वागत करें। आगे अब रसायन विज्ञान परिषद की तरफ से हमारा अनुरोध है आलोक रेड्डी से कि आदरणीय मेजर डॉक्टर SP सिंह जी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। जाओ जल्दी बुलावा तुम्हें। अब फूलचंद अवस्थी जी से अनुरोध है कि आपने स्वागत गीत संक्षेप में प्रस्तुत करेंगे। मन की वीणा से गुंजते ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजते ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजते ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजते ध्वनि मंगलम।
यस सर। ऐसे डॉक्टर मेजर साहब को हम अनुरोध करेंगे कि वो आकर मैडम के स्वागत में 2 शब्द कहेंगे। धन्यवाद दीक्षित जी। आज के इस कार्यक्रम में अतिथि और विशेषज्ञ के रूप में मौजूद मैडम डॉक्टर राजीव सिंह जी, आयोजक दीक्षित जी, चीफ डॉक्टर कृष्णवीर जी, हमारे दूसरे प्राध्यापक साथियों और विद्यार्थियों, हम सदैव तत्पर रहते हैं कि जो भी विशेषज्ञ राय हमारे बच्चों को उनके रोजी रोजगार के क्षेत्र में, उनके स्वास्थ्य के क्षेत्र में या अन्य किसी क्षेत्र में मिल सकता हो, उसको सदैव देने के लिए तत्पर रहते हैं। और हमें ये खुशी है कि जब भी हम किसी से आग्रह करते हैं तो सदैव इस बात महाविद्यालय सभी कार्य जनपद के लोगों का स्नेह मिलता रहता है। डॉक्टर राजीव सिंह परिचय की मोहताज नहीं है। इस जनपद में प्रत्येक गांव और क्षेत्र का बच्चा जानता है कि जब किसी महिला डॉक्टर की आवश्यकता होती तो पहला नाम उनका आता है। जेल रोड पर बहुत सुप्रसिद्ध क्लिनिक है उनका, जहां आप और आपके पति दोनों का एक साझा नर्सिंग होम चलता है। और एक बार आपसे विद्यार्थियों से परिचय कराने का हमारा ये भी उद्देश्य था कि ये ऐसा क्षेत्र है जहां सभी को कभी न कभी जाना पड़ता है, तो इस विद्यालय से जोड़ करके और भी अलग तरीके से जोड़ने का प्रयास करेंगे मैडम को, ताकि हमारे बच्चों को जब कभी आवश्यकता हो आपके नर्सिंग होम में जाने का तो आपका विशेष योगदान और आपका विशेष स्नेह हमारे विद्यार्थियों को मिले। आप या आपके माता पिता या जिसकी भी समस्या होगी तो सदैव तत्पर रहे कि बड़ा अच्छा व्यवहार है, कई बार हमको मिलने का मौका मिला तो सामाजिक रूप से भी बहुत जुड़ी रहती है, बड़ी हेल्प करने वाली महिला है। तो हमारे विद्यार्थियों को उनका आज जो विशेषज्ञ राय है वो दिलाने के लिए हमने आज आग्रह किया दीक्षित जी के माध्यम से, और वो आग्रह उन्होंने तुरंत स्वीकार किया। ये श्रृंखला मैडम से मैं आग्रह करूंगा कि आगे भी चलती रहनी चाहिए। और आप दोनों दंपति को मैं यहाँ बुला करके जो तमाम तरह की समस्याएं आती हैं, हमारे प्रधानमंत्री का भी बहुत बड़ा लक्ष्य है स्वच्छता और स्वास्थ्य, स्वस्थ भारत स्वच्छ भारत के इस अभियान में हम लोग भी सम्मिलित हों और मैडम को भी शामिल करें इस विद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में या दूत के रूप में, कि आपको बताएं कि जो पर्सनल हाइजीन है, व्यक्तिगत स्वच्छता है, वो किस प्रकार से आपको स्वस्थ रख सकती है। क्योंकि आपको मिलने वाला प्रत्येक संदेश केवल आप तक नहीं रहेगा, आपके परिवार, आपके गांव, आपके समाज तक जाएगा। आप इस विद्यालय में पढ़ने वाले जो भी विद्यार्थी हैं ये अपने समाज के प्रतिनिधि हैं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में। तो ये बात अपने तक सीमित नहीं रखनी है और जगह पहुंचानी है। यही इस विद्यालय का उद्देश्य है, इस जनपद को एक उजाले की तरफ ले जाने का। मैडम का बहुत बहुत स्वागत है। अब बीच में ज्यादा समय न ले करके, क्योंकि उनका भी व्यस्त कार्यक्रम है, नर्सिंग होम पर भीड़ लगी होगी, बच्चों को भी सीधे मैडम को बुलाता हूँ। एक सत्र होगा जो सामान्य सत्र होगा, जिसमें सभी के लिए स्वच्छता और स्वास्थ्य के विषय में टिप्स देगी। और उसके बाद एक छोटा सा सत्र के लिए मैंने आग्रह किया मैडम से, जब सभी विद्यार्थीगण, पुरुष विद्यार्थी बाहर चले जाएंगे, हम सब चले जाएंगे, तो छात्राएं अपनी किसी विशेष समस्या के बारे में उनसे पूछ भी सकती है और ऐसी समस्याओं के बारे में वो भी जो बताना चाहेंगी वो बताएंगी। आइए मैडम, स्वागत है आपका। परिचय की आवश्यकता नहीं, लेकिन एक छोटा सा इंट्रो आपके सामने रखना चाहेंगे। डॉक्टर श्रीमती राजीव सिंह जी MBBS MS है। आप कंसल्टेंट गायनी में है समाधान हॉस्पिटल बहराइच के अंतर्गत, और एडवांस ट्रेनिंग की है लेप्रोस्कोपी में एम्स दिल्ली में, एडवांस ट्रेनिंग की है इनफर्टिलिटी में फ्रॉम बोस्टन USA से, और एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन आपका है इनफर्टिलिटी एंड हाई रिस्क प्रेगनेंसी। तो हम मैडम को आमंत्रित कर रहे हैं आप लोगों के बीच में। थैंक यू सबको यहाँ मुझे इनवाइट करने के लिए। मतलब आप सबको देखकर मुझे अपने MBBS के दिन याद आ गए। तो हम लोग भी ऐसे बैठे रहते थे, कितने अच्छे दिन होते थे। थैंक यू SP सिंह सर मुझे यहाँ बुलाने के लिए। विवेक दीक्षित सर, आपसे बहुत मैं इंटरेक्ट होती रहती हूँ समाज के लिए। आप और SP सिंह सर जो करते हैं, मैं उससे प्रेरित होकर थोड़ा सोशल हो गई हूँ। पहले मैं केवल अपनी प्रैक्टिस और काम में लगी रहती थी, पर अब अच्छा बाकी लोग से मैं धीरे धीरे फिर यहाँ आती रहूँगी। मैं ये कह रही हूँ, कार्यक्रम की संयोजक
दीक्षित जी, यहाँ मौजूद डिपार्टमेंटल लोग, मतलब आप लोग यहाँ पे, जो मैं फिर बता रही हूँ, मैं खुद एक टीचर की बेटी हूँ, तो टीचर का सम्मान जो मेरी नज़र में है मैं व्यक्त नहीं कर सकती। मेरे बच्चों को जो टीचर्स पढ़ाने आते थे अक्सर मुझसे यही कहते थे कि मैडम आपके यहाँ जो सम्मान मिलता है वो हमें बहुत कम जगह मिलता है। मैंने यही कहा कि भारत का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, जापान इतना डेवलप्ड कंट्रीज है, वहाँ टीचर्स सबसे हाईएस्ट सोसाइटी में माने जाते हैं। हम लोग अभी भी टीचर्स को वो सम्मान नहीं दे पा रहे हैं जो हमें देना चाहिए। आप लोग के सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ जो आप समाज के लिए कर रहे हैं, लेकिन बच्चों, मतलब तुम लोग से मैं बात करते हुए अपने कॉलेज, अभी मैं अपनी स्पीच को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगी, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हो, तो थोड़ा मैंने कैसे अपना कैरियर बनाया, कैसे आगे बढ़ी, उसको शेयर करूंगी आज बस, कि मेरी भी लाइफ तुम लोग जैसी थी। फिर गर्ल्स से मैं इंटरेक्ट करूंगी और आगे स्वास्थ्य सेवाओं में इसका विद्यालय का मैं और मेरे हस्बैंड रेगुलर सहयोग देंगे, ये मैं आपसे कहती हूँ। प्लस दीक्षित जी ने जो कहा कि केडीसी का अब बस, अब इतना मैं कह सकती हूँ, आप रिसेप्शन पे बता दीजिएगा केडीसी से हम आए हुए लोग हैं, हम मैं प्रायोरिटी में सबको देखूंगी, ये आज मैं आप लोग से कह रही हूँ। तो दूसरा, ये जो आपकी एज है, मुझे लगता है मैक्सिमम 18 से 25 साल के बच्चे यहाँ बैठे होंगे। ये मतलब जिंदगी में आप बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं। केवल 25% लोग इंडिया में हैं जिनको इस स्तर तक पहुँचने का मौका मिलता है, और ये समय आपके जीवन का सबसे अच्छा समय है। अच्छा भी है, संघर्षमय भी है। ये नहीं कि इस टाइम आपको मौज मस्ती में ही बिताना है, संघर्ष के साथ एंजॉयमेंट का समय है। तो शुरुआत में थोड़ा सा गर्ल्स ओरिएंटेड होके करती हूँ, फिर बॉयज को करूँगी। मैंने कई बार ये चीज़ें शेयर की, मैं अपने जीवन में अपनी दादी से बहुत इंस्पायर रही। कई बार मैं शेयर की, मुझे याद है 1940 के आसपास, आज से 80 साल पहले, उनको उनके फादर ने मनस्वी करने भेज दिया था। 15 साल की थी, तो मतलब आप लोग अपने को कोरिलेट करिए, जिनके घर में पढ़ाई की सुविधा नहीं है, उनके फादर की डेथ हो गई। अब 80 साल पहले कोई फादर की डेथ हो गई तो लड़की की शादी कर दो, और जमींदार घराने की लड़की तो जमींदार घर में शादी कर दो। तो जिया मैं उन्हें कहती कि उन्होंने शादी करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा मुझे अपनी सेल्फ स्टैंडिंग बनानी है, मुझे कैरियर में कुछ बनाना है, उसके बाद शादी करनी है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि बहुत चीजें मैं करूँगी तो लगेगा गर्ल्स को कि इतना हमारा कैरियर क्यों इम्पोर्टेंट है। बॉयज का तो है कि जनरल का सोसाइटी में इम्प्रेशन है, बॉयज का कैरियर होगा, गर्ल्स कुछ नहीं करेंगी तो शादी हो जाएगी अच्छी जगह। शादी के बाद क्या आपका भविष्य ठीक रहेगा? पक्का है कि ऐसे लड़के से विवाह होगा? तो उनको मैं सोचती हूँ, अब उन्होंने मना तो कर दिया शादी करने से, उसके बाद उन्होंने 15 साल की एज में किसी तरह अपनी पढ़ाई पूरी की। बहराइच में ही उनकी जीजीआईसी में इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल फर्स्ट पोस्टिंग थी। तो मतलब मैं बहराइच से मेरा कोई रिलेशन नहीं था, मुझे लगता है जिया की अंतरात्मा मुझे यहाँ ले आई थी। अब यहाँ आने, फिर उसके बाद उन्होंने मैरिज की। जब वो मैरिज करके गई तो घर की सब लेडीज, 1954 की बात होगी, जब लेडीज कहाँ पढ़ती थी, कंप्लीट अनपढ़, उन्होंने 30 से 40 लेडीज को पढ़ाया। अब समझिए कि 40 परिवारों को उन्होंने शिक्षित किया। अब उससे कितने बढ़ते गए। तो आप जो लोग बैठी हैं, लड़कों की भी मैं बात कर रही हूँ, लड़के ये ना सोचे कि लेडीज ओरिएंटेड ज्यादा बोल रहे हैं। आप लोगों में जितनी लड़कियां बैठी हैं वो कितने परिवारों को बदल सकती हैं, पूरे भारत का भविष्य बदल सकती हैं। तो इसलिए शिक्षा और कैरियर बनाना, कुछ भी करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हम कह रहे हैं बहुत टाइम ऐसा आता है मानेंगे कि जॉब ही करना सब कुछ नहीं है। मैंने भी अपने कैरियर में प्रोफेशन के साथ टेक्स्ट लिए थे जब मेरे बेटे को MBBS प्रिपरेशन करनी थी, और आप लोग से मैं इसलिए बहुत कोरिलेट कर पा रही हूँ कि मेरा बड़ा बेटा आप ही लोग की एज का है। अब अगर उसकी परेशानियां, उसकी मैंने एडोलेसेंट एज देखी, स्ट्रगल आप लोग की तरह की है, साधारण परिवार की बेटी हूँ, तो आप मुझसे अच्छे से कोरिलेट कर सकेंगे। अगर यहाँ अंबानी की बेटी बोलने आई होती, कुछ भी हो जाती तो हवा हवाई हो जाती ना। उसके संघर्ष आपके संघर्ष नहीं थे, मेरे संघर्ष जीवन के आपके संघर्ष नहीं है। तो शायद मैं आप लोग से
मस्ती करिए, इंस्टाग्राम देखिए, फेसबुक देखिए, वीडियोस देखिए, चलिए खूब एंजॉय कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहे हैं, सबको अच्छा लगता है। तो आपने 30 साल तक की उम्र से बिता दी। 30 साल के बाद जब आपकी उम्र शुरू होगी तो अब थोड़ा सा जिसके साथ मस्ती की जिम्मेदारियां आने लगेंगी, विवाह होने लगेगा, तो अब वो 30 से 40 के बीच पेरेंट्स भी कब तक सपोर्ट करेंगे, तो उस समय आप जो है थोड़ा सा प्रेशर में आना शुरू होंगे, विवाह वगैरह हो जाएगा। 40 से 50 तक ऐश वाली मैं लाइफ बता रही, खूब मस्ती, पार्टी, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, इसकी मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, तो जनरल आपकी एज के लिए। तो अब 40 से 50 तक विवाह हो गया, बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई है, अब आप EMI ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, उसके प्रेशर में गए, जो कुछ बन गए वो ठीक है, फ्रेंड्स आपको क्या सपोर्ट करेंगे, वो भी उसी हालत में है। 50 के बाद सिचुएशन और खराब होती जाएगी। 60 तक किसी तरह का बच्चे निकल गए तो आप बच्चों पे डिपेंड हो गए। मृत्यु सबकी आनी है, लेकिन एक होता है जिंदगी जी के रहना और एक होता है मृत्यु का आ जाना। तो अब इस समय आपने जो इन 12 साल ऐश की है, पूरी जिंदगी आपको उसका पेमेंट ईश्वर को देना है। पूरी जिंदगी मतलब 12 साल के बाद आपकी ऐसे ही निकल गई। दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई ठीक है, आपने इस उम्र में पढ़ाई की, पढ़ाई के लिए थोड़ा सा कष्ट तो लेना पड़ेगा। तो जीवन कष्ट का ही नाम है, लाइफ इज सफरिंग, बुद्ध ने कहा है। मैं अपनी लाइफ में बुद्धा, विवेकानंद, गीता, इनसे बहुत इंस्पायर्ड हुई हूँ, और मैं हमेशा कहती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन मेरी शक्ति है। मुझे इसे समझने में टाइम लगा, खुद जब परेशानी हुई, प्रेशर आए तो समझा। तो हमारे कॉलेजेस का थोड़ा ये दुर्भाग्य है कि मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी हम 18 साल की एज से क्यों नहीं सीख लेते हैं। मैंने 40 साल की एज तक सीखी। मैं आपसे फिर इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मेरा बड़ा बेटा 22 साल का है, MBBS 4th ईयर में है। वो थोड़ा वो प्रेशर लेता था, तो मैंने उसे 13-14 साल का था, अपने साथ मेडिटेशन कराया। मैंने मेडिटेशन 40 इयर्स पे शुरू किया, तो भाग गया। फिर 5 साल देखो मम्मी के हाथ ही नहीं आया, कोई बात नहीं। अब फिर MBBS में है, तो मैंने फिर उसे समझाती रही मैं रेगुलर, क्योंकि जो मेरे अंदर चीजें कमियां थी, फिर आप लोग से, अब आप सबके मेरे बच्चों के लिए अच्छे हैं। तो अब धीरे धीरे वो कहता है मम्मी मैं हाफ या 1 आवर मेडिटेट कर लेता हूँ, मैं 12 घंटे पढ़ता हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता है। तो ये हम लोग मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी जो है वो स्कूल से कॉलेजेस में लाना बहुत जरूरी है। वो हमारी कितनी बड़ी शक्ति है। मतलब मैंने बहुत चीजें अब 50 के अराउंड हो रही हूँ सीखी, काम करके बहुत थक जाती हूँ, तो मैं 15 मिनट घर में जाती हूँ, योग निद्रा ले लेती हूँ, मैं फिर फ्रेश हो जाती हूँ। पर ये सब मैं बहुत लेट सीख पाई। तो बेटे को तो मैंने 22 साल में अपने सिखा दिया। आप लोग से कह रही हूँ कि आप बच्चे भी अभी से चीजें कैसे सीख सकते हैं। आसान तरीके बताऊंगी, भविष्य में आऊंगी, कोई कठिन वाला नहीं बताऊंगी। तो इस सब तक कुछ भी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए एक हेल्थ हम लोग को बड़ा रटाया जाता था 9th में। हेल्थ इज स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल और सोशल वेलबींग। लर्न करते थे, लिखाते थे, जो टीचर पढ़ाते थे सोचते थे क्या पढ़ा डाला है। अब उन चीजों को समझ रही हूँ। फिजिकल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी। फिजिकल हेल्थ में हम लोगों का सौभाग्य, हम भारत जैसे देश में है जहाँ योगा इतना इंपॉर्टेंट है। आप योगा करिए, फिटनेस के लिए कुछ करिए, बैडमिंटन अच्छा लगता है खेलिए, फुटबॉल खेलिए, कुछ भी करिए, फिजिकली खुद को फिट रखिए। मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन का कोई जवाब नहीं है। मैं फिर कह रही हूँ आसान तरीके होते हैं। स्पिरिचुअल काम करिए, गीता में हमेशा कहा गया है कि काम करिए और ईश्वर को समर्पित कर दीजिए, रिजल्ट अपने आप मिलेगा। और अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से सिखा रही हूँ कि आप चलते जाएंगे ना, असफलताएं तो आएंगी, लेकिन रिजल्ट मिलेगा। MBBS मुझे बहुत आराम से मिल गया था तुरंत 12th के बाद। उस समय MS सीट्स बहुत कम होती थी। MS मिलने में मुझे 3 इयर्स या 4 इयर्स लग गए। अब मेरा ये फिक्स था भाई MBBS करके घर में बैठे हैं। एक तो MBBS शायद यूपी में 400 सीटें थी, किसी तरह निकले। अब घर में कहें कि बेटी पढ़ रही है क्या, घर में बेटी तैयारी कर रही है। साधारण घर के लोग 3 या 4 साल में MS की मैंने, मेरा फिक्स था कि मुझे अच्छी ब्रांच में PG करनी है, मुझे
लंबे होते हैं रास्ते, जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ये मैंने अपनी लाइफ से सीखा है। गोल्स भी दो तरह के हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल आपने 2 घंटे पढ़ाई कर ली, बाकी मस्ती में बिता दिया, उससे फिर जिंदगी में आप छोटी ही चीजों तक रह जाएंगे। लॉन्ग टर्म गोल्स में आपको फिर चुनना है कि आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, कॉलेज टाइम मिला के 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। कठिन नहीं, धीरे से शुरुआत करिए, हम लोगों ने भी की थी। और ऐसा नहीं है 10th 12th तक मैं ठीक थी, मतलब अच्छी थी, पर ऐसे टॉपर टाइप स्टूडेंट 12th में थी। और कुछ करेंगे ना, एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपको इंस्पायर कर देगा। मतलब मैं यहाँ पहुंची हूँ, लेकिन एक एग्जाम में जिंदगी का कभी नहीं भूलती हूँ। मैं 11th में थी, फिजिक्स का एग्जाम था, हम लोग 150 बच्चे क्लास में थे। 10th में मैं ठीक थी, इतनी खास नहीं थी। तो एक लड़का क्लियर पास हुआ था, शायद 40 या 50 में 19 पासिंग मार्क्स थे। एक मार्क्स अगर मेरा कम आता तो मैं फेल हो जाती। अब उन एक मार्क्स में मेरी जिंदगी बदल गई कि इन 150 या 200 बच्चों में मैं हूँ जो क्लियर पास हो गई हूँ, तो मैं जिंदगी में कुछ भी कर सकती हूँ। तो ऐसे करते रहिए। कौन चीज आपको जिंदगी में, मतलब 11th के वो मार्क्स मुझे MBBS के याद नहीं है, MS के याद नहीं, 11th के वो मार्क्स याद है। कौन सी चीज आपको मोटिवेट कर दे, आप जाते नहीं, चलते रहो, जिंदगी में रुकना नहीं है। ईश्वर आपको रास्ता दिखाएगा। मैं बहुत स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ इंसान बन गई हूँ, अभी नहीं बनी हूँ, टाइम लगा है। छोटे में ऐसी थी कि मम्मी पूजा करती थी तो मुझे खड़ा करना सबसे मुश्किल काम होता था। करो, रिजल्ट मिलेगा आपको फिर। तो अब जो लॉन्ग टर्म गोल है, लंबी कहानी है, 3 से 5 साल तक की कहानी है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना है, ठीक है, चलिए आपने गोल बनाया, किसी तरह पूरा भी कर लिया, 8 से 10 घंटे में कॉलेज टाइम भी ले रही हूँ। अब गोल बनाने के बाद 3 मंथ आपने अच्छे से घिस के पढ़ाई की। अब पढ़ने के बाद जब पढ़ लिया आपने, फिर ऐसा हो गया कि फ्रेंड की शादी पड़ गई, पार्टी पड़ गई, ट्रिप पड़ गई, 13-14 दिन बंद हो गया। तो अब लगे कि अरे अब तो बंद हो गया, हम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता है। अगर जो चलता है वही तो गिरता है ना, फिर चलोगे नहीं तो गिरोगे कहाँ से फिर उसको दोबारा शुरू करिए। तो अब गोल आपने गोल हमेशा जिंदगी में ऊंचा हो, कोई भी छोटा गोल नहीं लेना चाहिए। और किसी से कम्पीट करने की लाइफ में जरूरत नहीं, सबसे बड़े अपने कंपीटर हो आप खुद। मैं इस लाइफ स्टेज में आज अपनी सबसे बड़ी कंपीटर हूँ। मैं अपने को कंटिन्यूस इंप्रूव करने का करती हूँ कोशिश। आज भी मेरी बहुत चीजें हैं, और कार्य करके ईश्वर को समर्पित कर देती हूँ। किसी से कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ पैसे वाले घर का है, वो टॉपर है, हम कॉमन स्टूडेंट हैं, कोई कॉमन नहीं होता है। 40% मार्क्स लाने वाले भी मेरे साथ के बैच के टॉपर्स MBBS में हो गए थे। वो हम लोग की जिंदगी, और जो बहुत सुपर जीनियस टॉपर थे वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाए। तो छोटे जो लंबी लड़ाई लड़ता है, जीवन जीतता वही है। अक्सर मैं जैसे विवेकानंद देखती रहती हूँ, तो अभी लेटेस्ट की मैंने एक लाइन पढ़ी थी, विवेकानंद तो यूथ आइकॉन है कि अगर जिस दिन जिंदगी में जिस दिन आपके अगर आगे समस्या नहीं आई तो जिंदगी का रास्ता आप ठीक नहीं ले रहे हो। तो मैं पर डे याद करती हूँ, आज ये झंझट खत्म हुआ, मीन्स मैं ग्रो कर रही हूँ। अरे आज मैंने, अभी भी मैं ऑनलाइन पढ़ाई करती हूँ, अभी मुझे कम नंबर मिले मीन्स मैं ठीक कर रही हूँ, कभी असफलता मिली, चलूंगी तभी तो आगे बढ़ूंगी ना। फिर भाई निंदा भी अगर आपकी हो रही है, क्या फर्क है? निंदा तो उसी की होती है ना जो कुछ करता है, जो कुछ कर ही नहीं रहा है उसके लिए कोई क्या करेगा फिर। तो अपना वही लॉन्ग टर्म गोल लीजिए, कोई बात नहीं, बीच बीच में आपने ऐश कर ली, ठीक है, लेकिन फिर उठ के खड़े जाइए। अब उस समय थोड़े तो डिस्ट्रैक्शंस हटाने पड़ेंगे भाई, ठीक है, ये नहीं मैं कह रही हूँ एक्टिव मत रहिए यूट्यूब, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे आधे 1 घंटे देख लीजिए रात में, पर उसे परमानेंट चेक करने की क्या जरूरत है? किसने आपकी पोस्ट कितनी लाइक की, सेज में क्या फर्क है? बीच बीच में आप मैसेज देख के क्या कर लेंगे? कौन सी लॉटरी निकल आएगी आपकी जिंदगी में? लॉटरी तो तब निकलेगी ना जब सक्सेस आपको मिलेगी। गोल कभी बच्चों छोटा मत रखो, गोल आप कुछ भी अच्छा गोल लाइफ में रखो। आपको IIT निकालना है, आपको MBBS
मैं अपने बेटे को कहती हूँ, बेटा हम तो MS तक गए, तुम्हें MCS तक जाना है, IAS बनना है, BCS डिग्री कॉलेज के टीचर्स का एंट्रेंस एग्जाम, नेट तो सर बहुत ही टफ होता है, IAS लेवल का एग्जाम होता है। मुझे लगता है कि डिग्री कॉलेज की टीचर्स से जो है, लेडी टीचर्स से अच्छी लाइफ किसी महिला की नहीं। आप मतलब मैं लिटरली, मेरी बुआ जी हैं BHU में छोड़ी है बॉटनी की, तो मैं उनकी गए एक शाम को बच्चे देखे, बहुत अच्छी लाइफ है। नेट कैसे क्वालिफाई करते हैं मुझे पता नहीं, आप सर से पूछ सकते हो, इट्स अ वेरी टफ एग्जाम। तो कुछ अच्छा बोल लो, और उस बोल के साथ आप लोगे ना तो खुद फील करो कि आप उस जगह पर पहुंच के कैसा लोगे। आप मानो कि आप नेट क्वालिफाई करके डिग्री कॉलेज के टीचर बन गए। अब SP सिंह सर हैं, इस लेवल पे पहुंच के उन्होंने 10,000 स्टूडेंट्स हैं शायद यहाँ पे, आपने कितने लोगों की जिंदगी ट्रांसफॉर्म की है। तो अपने को SP सिंह सर की जगह इमेजिन करो कि आप उस लेवल तक पहुंच जाओगे तो आप क्या समाज बदल सकते हो। विवेक दीक्षित सर जी में अक्सर मैं इनको देखती रहती हूँ, कुछ ना कुछ सामाजिक कार्य करते रहते हैं। मतलब मैं सामाजिक कार्य करने में आपसे भी बहुत इंस्पायर हुई सर, कि हमें इस सोसाइटी को कुछ देना है जहाँ से हम आए हैं। ये फिर मेरी दादी का वाक्य था कि बेटा जीवन तो सब जीते हैं, तुम जहाँ से आए हो तुम्हें कुछ देना है। तो आप इमेजिन करिए, आप डॉक्टर बन गए, पहले मैं काम थकती थी करनी, मैं इंजॉय करती हूँ। कितनी लेडीज आती हैं, कल एक मेरे पास महिला आई थी 6 साल अबॉर्शन के बेचारी के, मैडम घर में हो रहा है, दूसरी शादी हो जाएगी, तो मैंने उसके टेस्ट जांचे जितना कंसेशन कर सकता था। अब उसका जो बेबी मैं उसे दूंगी ना, फिर हमने कहा अच्छा तुम ऐसा करो बेटा, मुझे बड़ा हंसी आई कि तुम 1100 ईश्वर के चरणों में निकाल दो, जब तुम्हें ठीक बेबी मिलेगा तो देना। तो बोले मैडम केवल मेरे पास 100 रुपए थे निकालने के लिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, 1000 में निकाल दूंगी। तो कल मैंने पूजा में निकाल के रख दिए। तो इस सब की चीजें ना फीलिंग बहुत अच्छी होती है अंदर से। और ठीक है, लाइफ भी अच्छी मैं जी रही हूँ, लेकिन बहुत कुछ कर सकती हूँ। आप में से कौन IAS बन सकता है, कोई भी IPS बन सकता है, जुडिशरी, इस सिस्टम को जाके आप काम के साथ, ये नहीं है लाइफ भी अच्छी जियोगे। कितना बदल सकते हो आप लोग बच्चों, ये नहीं जानते हो। जब इस तरह का आप गोल लोगे जीवन का, तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। अपने को जगह इमेजिन करके देखो कि हम वहाँ बैठे हैं, अगर वो गोल मिल जाएगा तो ये लाइफ कठिन जिंदगी है। 18 से 30 तक की कहानी आसान नहीं है, लेकिन फिर आपकी लाइफ हमेशा के लिए, आप समाज को बदल सकते हो ना उस स्थिति में जाके। भाई ठीक है अपना। और दूसरा चीजें कि कंपटीशन बहुत है, लेकिन कंपटीशन मैं कहूँगी थोड़ा आसान भी है। क्यों आसान है? 80% लोग तो फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, पार्टी इंजॉयमेंट में लगे हुए हैं। मुझे लगता है केवल 20% लोग हैं जो सीरियस हैं। आप उन 20% में निकल आओ, 80% कंपटीशन तो अपने आप चला गया। फिर देखना है, मैं कभी भी सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज भी है। मैं रात में गीता, ये भी नहीं मैं कह रही हूँ कि आप कठिन संस्कृत वाली पढ़ो। मेरे पास कुछ चैनल्स मैंने लगा रखे